स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ईरान और इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज़ का जो कन्फ्लिक्ट है पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ के अंदर में है। बोथ कंट्रीज़ के डिफेंस फोर्सेज के द्वारा एक दूसरे के टेरिटोरियल एरिया के अंदर ऑपरेशंस को भी कैरी आउट है वो किया गया है। इसके अलावा हमने पिछले ही कुछ दिनों के अंदर डिस्कस किया है इनके नाइबर कंट्रीज़ के भी बारे में, क्योंकि हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा ईरान का जो नाइबर एरिया है वहाँ से हमारे सिविलियन पर्सनस को इवैक्यूएट है वो किया है ऑपरेशन सिंधु के थ्रू में। इजराइल के भी जो नाइबर एरियाज़ हैं, स्पेशली जो इजिप्ट के साथ में लैंड एरिया इनका शेयर हुआ करता है, वहाँ से भी इंडियन पर्सनस को जो इवैक्यूएट है वो किया गया है। अब आप देखिए कि इस न्यूज़ के अंदर में क्या यहाँ पे मेंशन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में मेंशन है, क्योंकि इजराइल के द्वारा ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे बॉम्बिंग है उसको कंटिन्यूस किया गया। ईरान के द्वारा डिनाई किया गया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी तरीके से स्टॉप है वो नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यूस वे के अंदर वो कैरी आउट करेंगे। सोशल साइट्स के ऊपर तो आप देखिए कि यूएस का भी यहाँ पे इंटरवेंशन है वो बताया गया है। यूएस के द्वारा भी क्लेम किया गया है कि उनके द्वारा बॉम्बिंग के अंदर में जो इंटरवेंशन है वो किया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो क्या है? एक आप देखिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक पर्पज़ है या बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसका पीसफुल वे के अंदर में यूज है वो किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप से उसको यूज किया जाए, और किसी भी तरीके से मिलिटराइज वे के अंदर में न्यूक्लियर वेपन्स है उसका यूज है वो ना हो। यहाँ पे यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, उसको अपना रिपोर्ट है वो भी सेंड करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कब इसको क्रिएट किया गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप देखिए कि वियना नाम की जो जगह है, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट, 2005 के समय जो नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। और इसका जो क्रिएशन है वो आप देखिए कि हमारे जो यूएन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लेटर फेज के अंदर में इसका क्रिएशन किया गया। तो 1957 के समय जो क्रिएशन है वो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट में आता है ये इंस्टीट्यूशन। ये बेसिक फैसिलिटी के अलावा आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि जो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हुआ करती हैं सिविल पर्पज़ के रिगार्डिंग में, वहाँ पे इनका जो टीम है वो विजिट कर सकता है, इंस्पेक्शन को कैरी आउट कर सकता है। यूपीएससी ने क्या कभी इस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं? तो आप देखिए कि 2020 के प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। उससे पहले भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और ये इन्फॉर्मेशन भी पूछ लिया गया था कि क्या इनको नोबेल पीस प्राइज है वो मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन है जो न्यूज़ के अंदर में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1969 के समय में सेटअप किया गया था। टर्की के वहाँ पे इनका मीटिंग हुआ है कुछ दिनों पहले। न्यूज़पेपर के अंदर ही मेंशन था कि आप देखिए कि जो टर्की का इस समय में जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनका उनका एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरीके से ओटोमन एम्पायर के समय में उनका रूल हुआ करता था या नाइबर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन हुआ करता था, तो ओटोमन एम्पायर का जो फॉरेन पॉलिसी है वो पुराने रिलेशन है उसको यहाँ पे रिवाइवल है वो किया जा सके। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट के वहाँ पे मोर डोमिनेटेड एरिया के अंदर में है, तो उनका एक नया लीडर बन के इमर्ज हो सके टर्की, ये इनका फॉरेन पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। तो वहीं पे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मीटिंग है वो हुआ है। इंडिया, आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हैं, उनका नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट फिर भी इंडिया इसका जो मेंबर है वो नहीं है। उस समय के लिए इनवाइट भी किया गया था। इनिशियल पार्ट के अंदर में तो आप देखिए कि इंडियन जो मिनिस्टर हैं उनको सेंड किया जाता है, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, उनको सेंड किया गया था इसके मीटिंग के रिगार्डिंग में, बट पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया। उस समय पाकिस्तान का मोर जो आप देखिए कि रिलेशंस हैं वो बेटर सिचुएशन में हुआ करते थे, और पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको वापस से आना पड़ा था, उसको एड्रेस है वो नहीं कर पाए थे। इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो मीटिंग है उसको वहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद जो बाद में प्रेसिडेंट है वो बनते हैं। जब हमारा इमरजेंसी इम्पोज हुआ था 1975 के समय में, तो फखरुद्दीन अली अहमद ही हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हुआ करते थे उस दौरान में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया के वहाँ पे एक जगह है, जेद्दा नाम का एक सिटी है जो कि
रेड सी के साथ में जो एरिया शेयर होता है सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ये सिचुएटेड है। तो ये प्रेजेंटली इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स EU3 के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे ईरान के जो मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे, डिस्कशन को कैरी आउट किया जा सके, बट उसका भी कोई भी आउटपुट है वो नहीं रहा। EU3 कौन है स्टूडेंट्स? यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे फ्रांस है और जर्मनी है। अब आपको यहाँ पे वियना के बारे में हमने मेंशन किया है। क्या स्टूडेंट्स हिस्ट्री के अंदर में वियना का कोई ट्रीटी है वो आपको याद है? वियना का जो ट्रीटी आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के समय में जो कंट्रीज का जो नेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके टाइम में अगर आपने रीड किया हो तो आप देखिए कि 1789 के समय में, एक बार उसको हम देखते हैं। 1789 के समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस्टेब्लिशमेंट में आता है। वहाँ पे बेस्टाइल डे का वो एरिया है जहाँ पे लोग हैं वो मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं। इन्फ्लेशन उस समय हुआ करता है और लुईस 16 नाम के जो रूलर हैं वो पावर में हुआ करते थे। अब मूवमेंट के बाद में आप देखिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ सिंबल्स वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आते हैं। एक तो जैकोबिन क्लब उसका एक सिंबल हुआ करता था, ट्री ऑफ लिबर्टी उसका एक सिंबल हुआ करता था। जो अदर पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड करते हैं। आइडियाज़ स्प्रेड करने के साथ में स्टूडेंट 1799 के समय में एक पर्सन है वो पावर के अंदर में आते हैं जिनको कि हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं। नेपोलियन नाम के जो पर्सन है, यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैरी आउट हुआ था कि फ्रीडम को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए जब वो पावर के अंदर में आएंगे तो 1804 के समय एक नेपोलियनिक कोड वो लेके आते हैं, उनका एक सिविल कोड लेके आते हैं। और सिविल कोड के थ्रू क्या किया जाता है, उनके द्वारा कुछ फ्रीडम है वो ग्रांट की जाती हैं, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। बट पॉलिटिकल जो फ्रीडम है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल फ्रीडम दे दिया जाए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के रिगार्डिंग में, तो उसको वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिनाई करते हैं। तो धीरे धीरे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू जो आइडियाज़ इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं वो आप देखिए कि डिमिनिश हैं, वो होने लगते हैं, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगते हैं। नेपोलियनिक कोड के थ्रू लोगों को इक्वलिटी का जो फील तो दिया गया बट किसी भी तरीके से राइट है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए गए। बाद में आप देखिए कि नेपोलियन के द्वारा काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर किया जाता है। उसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को डाउट होता था कि नेपोलियन हैं जो इंडिया के लिए भी आ सकते हैं, और नेपोलियन के द्वारा हमारे यहाँ पे अटैक किया जाए तो बफर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो लेके आती हैं। उस समय में काफ़ी सारे स्टेट्स को बफर स्टेट है वो बनाया गया था। 1815 के समय में, 1815 का वो समय है जब नेपोलियन के द्वारा काफ़ी सारा एरिया जब कैप्चर कर लिया गया, तो उनका एक बैटल होता है जिसको कि हम बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू है। वाटरलू के उस बैटल के अंदर में नेपोलियन का डिफीट होता है। 4 इम्पोर्टेंट किंगडम के साथ में वो बैटल था जिसके अंदर में प्रूसिया भी उसका पार्ट है, जिसके अंदर में रसिया भी उसका पार्ट है। तो आप देखिए कि डिफीट के बाद में ऑस्ट्रिया के जो किंग हैं, एक मेटरनिच, चार्ल्स मेटरनिच नाम के किंग हुआ करते थे, उनका लीडरशिप के अंदर में वियना के अंदर डिस्कशन होता है कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एरिया है यहाँ पे क्या कैरी आउट करना है, टेरिटोरियल एरिया को हम कैसे यहाँ पे एक दूसरे के अंदर बंटवारा को कैरी आउट करेंगे। तो उस समय में वियना एक ट्रीटी है जो कि आप हिस्ट्री के समय रीड करते हो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। नेशनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, US का रिवॉल्यूशन, तो ये तो आपको बेसिकली जो पता है वो होना चाहिए। आप देखिए कि जो हमने अभी यहाँ पे लुईस 16 के बारे में देखा है, लुईस 16 के ही टाइम पीरियड के दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1775 के समय जब 13 कॉलोनीज जो हुआ करती थी, US का जो 13 कॉलोनीज हैं उनको भी यूनाइट जब किया गया तो उसको रिकॉग्नाइज है वो लुईस 16 करते हैं, और उसी की वजह से उनका एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता है। कंटिन्यूस वॉर की सिचुएशन में वो रहते हैं और इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोग मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं 1789 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें DGCA के बारे में है, सिविल एविएशन के अंदर में आप देखिए कि रूल्स फ्रेमिंग है, जो रेगुलेशन है वो इन्हीं का है यहाँ पे। तो अभी कुछ ऑफिशियल्स हैं, एयर इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शंस है उसके ऑर्डर दिए गए हैं कि उनके द्वारा सिस्टमेटिक फेलियर है उसको मैनेज नहीं किया गया, सिस्टमेटिक फेलियर देखने के लिए मिला है। तो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं उनके रिमूवल के बारे में है। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
एक आप देखिए कि यहाँ पे एयरलाइन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी है, एयरलाइन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो भी हमने रीड किया है एक्सीडेंट के समय में इन्वेस्टिगेशन या डाटाज का जो एनालिसिस है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन सिंधु जो हम पिछले कुछ दिनों से रीड कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंधु के थ्रू आप देखिए कि इंडियन पर्सन्स हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पे पॉजिटिव थिंग क्या रहा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव थिंग ये रहा है कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, नाइबर कंट्री कौन कौन से? नेपाल है, नेपाल के अलावा स्टूडेंट्स श्रीलंका है। तो नेपाल और श्रीलंका के जो स्टूडेंट्स हैं, नेपाल और श्रीलंका के जो सिविलियन पर्सन है उस एरिया के अंदर में, ईरान एंड इजराइल के वहाँ से, तो उनको भी इवैक्यूएट है वो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा किया गया। क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब इंडियन अथॉरिटीज़ अपना इस तरीके से हमारे नाइबर कंट्री के लोगों को भी वहाँ से लेके आए हैं? तो आप देखिए कि उससे पहले 2006 के समय जब हम ऑपरेशन सुकून देखते हैं, जिसमें जो लेबनान वॉर का सिचुएशन था, तो वहाँ से भी लोगों को लाया गया था। लीबिया जो 2011 में हुआ था, जिसमें सेफ होम कमिंग है, जिसके थ्रू भी हमने हमारे नाइबर कंट्री के जो लोग हैं उनको लेके आए थे। क्योंकि आप देखिए कन्फ्लिक्ट के समय इंडिया एक अपना बिग पावर का जो आप देखिए कि हमारे जो रिलेशंस हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर में एक बिग पावर का जो रोल है वो प्ले करता है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि हम अपने आप को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनसे उनके थ्रू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो स्टेटस है वो हम यहाँ पे कैरी आउट कर सकें। हमने काफ़ी से इनिशिएटिव भी चलाए हैं। इंडियन ओशन रीजन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, रियल टाइम डाटाज को अपग्रेड करना, इनकोइस है जो ये तो वेदर के रिगार्डिंग में है। हमारा नेवल फोर्सेज हैं वो भी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उनका डिप्लॉयमेंट है वो हुआ करता है। नेपाल और श्रीलंका के सिटीजन्स को हम लाए हैं। ईरान का जो नाइबर कंट्रीज हैं वो आप ज़रूर से एक बार देख लेना। नाइबर कंट्रीज आप देखें कि जो तुर्कमेनिस्तान है, जहाँ पे अश्गाबाद नाम की जो जगह है, अश्गाबाद एग्रीमेंट अब एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के भी बारे में है। और हमारा जो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, कि कहाँ से वो कनेक्ट करेगा, यूरेशियन रीजन है वो कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, लुक नॉर्थ का पॉलिसी है हमारा। तो ये सब एरियाज ऐसे हैं जो आपको पढ़ने का ज़रूरत है, अच्छे से समझने का ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि योगा का डे था। योगा डे का जो 11th योगा डे है उसको ऑब्जर्व किया गया है। कब ऑब्जर्व किया गया है? 21 जून को, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में कम्प्लीटली पीक के ऊपर हुआ करता है सन का हमारा। तो आप देखिए कि उसको कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया गया। यूएन के हेडक्वार्टर पे परफॉर्म किया गया, चाइना के अंदर परफॉर्म किया गया, इंडियन पीएम सर के द्वारा भी उसका योगा है उसका प्रैक्टिस किया गया है, उसको भी शो किया गया है। तो थीम है वो क्या था? 11th योगा डे का जो थीम है वो क्या था स्टूडेंट्स? कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है थीम तो आप इसको रीड कीजिए। बेसिकली वैसे थीम ये है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अपोजिशन के जो लीडर हैं, जिनके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रूल्स को चेंज किया गया है, इलेक्शन के जो डाटाज हैं उसके कुछ रिटेंशन पीरियड की रिगार्डिंग में चेंज हैं, तो उसको यहाँ पे उनके द्वारा कंडेम किया गया है, उस प्रैक्टिस को अपोज है वो किया गया है। अब ये बेसिकली आप देखिए अपोजिशन का काम एक क्रिटिसिज्म भी हुआ करता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे कैरी आउट करता है वो अपने डेट जो रूल्स को चेंज करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर एक रूल है, हर एक डिसीजन है उसको एग्जामिन करता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम हमारा वो एरिया है, अराकन रीजन का जो एरिया है जहाँ पे गैस का आप देखिए एक्सट्रैक्शन है वो हम कैरी आउट कर सकते हैं। मुंबई बॉम्बे हाई का जो एरिया है वहाँ से हम एक्सट्रैक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो वहाँ पे आप देखिए कि एक जो वेल के अंदर में जो लीकेज है वो हुआ था, ओएनजीसी का वहाँ पे प्लांट था उसके अंदर में लीकेज हुआ, तो उसको अभी रिड्यूस है वो कर लिया गया है। हमारे फॉरेन जो पार्टनर्स हैं उनका भी विजिट हुआ था कि कैसे उस लीकेज है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाए। ये जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्रा के साउथ ईस्ट रीजन के अंदर में है, ब्रह्मपुत्रा के ही पास में सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली का आसपास का एरिया है। हमारे यहाँ पे ब्लड का ज़रूरत होता है, इंटीग्रेटेड रेयर ब्लड डोनर का जो रजिस्ट्री है वो होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में ई रक्त कोष नाम से एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में है। क्या हमारे यहाँ पे क्रिटिकल जो ब्लड से रिलेटेड जो केसेज हैं वो हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्लड से रिलेटेड एक डिजीज़ है, एक यहाँ पे एक मेडिकल सिचुएशन है जिसको कि हम हेमोफीलिया के नाम से जानते हैं। हेमोफीलिया कौन सा प्रैक्टिस है? बेसिकली
हेमोफीलिया कौन सा प्रैक्टिस है? हेमोफीलिया बेसिकली आप देखिए कि कोई भी यहाँ पे रेयर एक जेनेटिक डिसऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होता है जब ब्लड के अंदर में क्लोट्स हैं, जो क्लोटिंग जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपरली वहाँ पे नहीं फॉर्म होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी होने की वजह से क्लोटिंग फैक्टर के अंदर में। तो जो हेमोफीलिया के जो केसेज हैं इंडिया के अंदर में सेकेंड नंबर के ऊपर में है। फर्स्ट नंबर के ऊपर कौन सा कंट्री है? फर्स्ट है ब्राज़ील, सेकंड आप देखिए कि इंडिया के अंदर में है, और 1.14 लाख के आसपास जो यहाँ पे पर्सन है वो बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो क्रिटिकल इश्यूज हैं ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज हैं उसको ये हेल्प करने में प्रोवाइड करेगा। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये दोनों आपको जो पता होने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपका होमवर्क है ये यहाँ पे। स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर के बारे में है कि यूएस के अंदर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फंडिंग भी कट किया गया है। साइंटिस्ट को आप देखिए कि रिसर्च के अंदर में जो लोग इंगेज थे, साइंस जो साइंटिस्ट जो वहाँ पे इंगेज थे उनको भी आप देखिए कि रिलीव है वो किया गया है। तो क्या यूएस के अंदर में जिस तरीके से जो टर्मिनेशन हुआ है रिसर्च प्रोग्राम का, जो वहाँ पे कट हुआ है, फंड का कट होना, फायर करना, तो क्या इंडिया वहाँ पे एक नया जो ग्लोबल साइंस के रिगार्डिंग एक मैग्नेट के रूप से इमर्ज हो सकता है जहाँ पे साइंटिस्ट हम अट्रैक्ट हों, साइंटिस्ट अपना वर्क को कैरी आउट कर सकें। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में आप देखिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में जो फंडिंग है वो डिक्लाइन हुआ है। 0.6 से लेकर 0.7% जीडीपी है वो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर कैरी आउट करना है तो प्रॉपर फंडिंग का भी रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया आप देखिए कि एक मैग्नेट के रूप से नहीं वर्क कर सकता है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा ज़रूर से कोशिश किया गया है कि उन साइंटिस्ट एंड रिसर्च जो पर्सनस हैं रिसर्च के अंदर में इंगेज हैं उनको अट्रैक्ट है वो किया जा सके। कुछ यूरोपियन कंट्रीज, हैंडफुल यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यहाँ पे अट्रैक्ट है वो किए हैं। जब स्टूडेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा जो स्टेबल क्रॉप्स हैं उसका भी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे जो डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो इम्पैक्ट है वो आप देखिए कि वो जो वार्मिंग का जो सिचुएशन है वो यील्ड को यहाँ पे जो कट है वो करेगा। अडेप्टेशन प्रोसेस के बाद में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसमें पैडी के रिगार्डिंग में भी मेंशन है कि हाई एमिशन से राइस फील्ड हैं उनको मिक्स काइंड ऑफ इम्पैक्ट रहेगा, स्पेशली इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। कुछ स्मॉल गेन है वो हो सकता है राइस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे राइस के रिगार्डिंग में भी मेंशन है कौन कौन सा क्रॉप है वो इम्पैक्ट हो सकती हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि 1 डिग्री अगर यहाँ पे सेल्सियस इंक्रीज होता है तो 4% ऑफ कैलोरीज है वो रिड्यूस होगा, 4% ऑफ कैलोरीज रिड्यूस होगा। जिसमें आप देखिए कि पर पर्सन जो कैलोरीज का जो प्रेजेंस है, पर पर्सन जो कैलोरीज का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। और राइस है, वीट है, सोरगम है, मेज है, सोयाबीन है, जिनका कि 2050 तक जो रिडक्शन है उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बोथ न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर से यहाँ पे मेंशन है। आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया, क्वांटम जो कम्युनिकेशन है जिसको डेमोस्ट्रेट किया है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर में क्वांटम जो कम्युनिकेशन है, क्वांटम वे को, क्वांटम फिजिक्स को यूज करते हुए जो कम्युनिकेशन को कैरी आउट किया जाता है, एडवांस वे का जो एनक्रिप्शन सिस्टम है, तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पे बताया गया है कि मोर देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस को डेमोस्ट्रेट कर सके हैं ये आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि क्वांटम कम्युनिकेशन है जो किसके ऊपर काम किया करता है। एक अम्ब्रेला टर्म है, क्वांटम कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पे क्वांटम फिजिक्स को यूज किया जाता है जिससे कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसको लीक प्रूफ है वो बनाया जा सके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो बात है वो वहाँ पे उसका लीक है वो ना हो सके। लीक प्रूफ कम्युनिकेशन चैनल्स को सेटअप करने के रिगार्डिंग में क्वांटम कम्युनिकेशन जो टर्म है वो एग्जिस्टेंस में आता है। क्वांटम की जो यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। एडवांस एनक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका भी यहाँ पे यूज हुआ करता है, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का यूज़ हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स इसी के बारे में है हमारे यहाँ पे क्वांटम मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था। 6000 आप देखिए कि जो करोड़ के आसपास जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। 23 से लेकर 31 का वो समय है जब तक क्वांटम जो मिशन है वो कैरी आउट होगा।
प्रॉपर फंडिंग के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का भी ज़रूरत है। प्रॉपर क्लियरेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, ग्रेटर साइंटिस्ट को हम अट्रैक्ट करें। गवर्नमेंट का जो पे सिस्टम है जो ग्लोबल कंपनीज़ के अकॉर्डिंग में होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर की रिगार्डिंग में। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसके रिगार्डिंग में भी हमने कल के ही न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल को डिस्कस करते हुए कहा था। फिर आप देखिए कि इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है। इंडिया को आप देखिए कि इंडिया ने ऑलरेडी इस एरिया के अंदर में, मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर में अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन होने की वजह से हमारे जितना भी यहाँ पे जो ट्रेड हुआ करता था ऑलरेडी हमने डिक्लाइन कर लिया था इस रीजन के अंदर में, क्योंकि एरिया में कम्प्लीटली अनस्टेबिलिटी था। कभी इसराइल का हमास के साथ में कन्फ्लिक्ट है तो कभी ईरान के साथ में है, और फिर कभी कभी आपस में भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें इम्पैक्ट के बारे में तो आप देखिए कि इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे हो सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके थ्रू यहाँ पे डिस्टरबेंस किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा हमारा जो नेचुरल गैस है, जो हमारे यहाँ पे लिक्विड एलपीजी है, उसका भी वहाँ से जो सप्लाई है वो हुआ करता है, क्रूड ऑयल का सप्लाई हुआ करता है। और ईरान का एक अल्टीमेट डोमिनेशन है, क्योंकि दो वाटर बॉडी जिसको कनेक्ट करता है वो स्ट्रेट, तो दोनों वाटर बॉडीज़ के साथ में इनका जो एरिया है वो शेयर होता है, चाहे वो पर्शियन गल्फ का एरिया हो या गल्फ ऑफ ओमान का हो। तो उसके बारे में है क्या हमारा रेमिटेंस को ये रिड्यूस करेगा? यस स्टूडेंट, सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस वो कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो गए हुए हैं वो वापस से रिटर्न करेंगे अनस्टेबल सिचुएशन के दौरान में, तो रेमिटेंस का लिटिल बिट इम्पैक्ट हो सकता है। इजराइल के वहाँ पे तो आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट के बाद में भी इंडियन पर्सनस को रिक्रूट किया गया था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। फिर अगर हम बात करें एक आप देखिए कि एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग में जो डीएनए प्रोफाइलिंग सिस्टम है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी न्यूज़ था, उसको उसको इस वजह से हमने इंक्लूड नहीं किया कि हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर स्टूडेंट्स, ईरान का जो जो वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है जिसको रीस्टोर किया गया है उसके बारे में है। यूएस बेस यूके बेस जो वॉच डॉग है उनके द्वारा ये कहा गया है। जापान, यूएस और फिलीपाइंस अपना यहाँ पे जो एक्सरसाइज हैं उसको कैरी आउट किए हैं। इसके अलावा यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका स्टेटमेंट है कि लॉस एंजल्स के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन था, जो वहाँ पे प्रोटेस्टर ने जिस तरीके से आप देखिए कि डैमेज किया था प्रॉपर्टीज़ को, तो उसके बाद में वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनका जो डिप्लॉयमेंट किया गया वो नेसेसरी था उस एरिया के अंदर में। और यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के बारे में है, उनके रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर आप देखिए कि ईरानियन जो कमांडर्स हैं उनको मारा गया है, ये बताया गया है इजराइल के द्वारा कि उनके 3 कमांडर्स जिनको एलिमिनेट कर दिया गया। बांग्लादेश के बारे में है कि बांग्लादेश के अंदर में गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना इलेक्शंस को कैरी आउट करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में एक एक्सीडेंट है जो सामने आया था कि कुछ पैसेंजर्स के कोलैप्स होने की वजह से उनका इंसिडेंट हुआ, उनका डेथ हुआ। तो आप देखिए कि अब इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं अपना लाइफ को रिस्क के ऊपर करते हुए, स्टूडेंट्स लोग अपना जो जॉब है उसके लिए घर से जाते हैं और इस तरीके का जो उनका सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो स्लाइडिंग गेट्स हैं वो होने चाहिए, इस तरीके से बाहर जो पर्सन है वो ओपन ना रहें। स्लाइडिंग गेट्स हैं तो वो अपना जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट कर सकें। सेफ्टी के जो इश्यूज हैं उसको लिटिल बिट रिड्यूस है वो किया जाए। अर्बन एरियाज़ के अंदर में अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप देखिए कि गवर्नमेंट अपना पर्सनल जो व्हीकल्स का एमिशन है उसको भी रिड्यूस कर सकता है। दिल्ली मेट्रो जब भी हम देखते हैं वन काइंड ऑफ आप देखिए कि बेटर एक एग्जांपल है और अर्बन एरिया के अंदर में कम्युनिकेशन या जो ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ पे कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।